गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास की केमिस्ट्री यानी कि उसका फर्स्ट चैप्टर एकक फर्स्ट पढ़ रहे हैं भाई। और ये उसका तीसरा लेक्चर यानी कि तीसरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मुख्य रूप से रासायनिक आधार पर द्रव्य का विभाजन। पिछली वीडियो में हम यहां तक पढ़ चुके हैं भाई और इस वीडियो में हमें मुख्य रूप से इसकी डेफिनेशन पढ़नी है। तो आप वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखें। हम बिल्कुल वैसे पढ़ रहे हैं भाई जैसे स्कूलों में या कोचिंग में पढ़ाया जाता है और सारे नोट्स बनाएं। बिल्कुल यही चीजें आपको कोचिंग में और स्कूलों में पढ़ाई जाएंगी। और अपने सभी मित्रों को भी बता दें इस चैनल के बारे में और सब्सक्राइब करें। राइट साइड में आपको रेड बटन दिखाई दे रहा होगा सब्सक्राइब का, उसे सब्सक्राइब करें। बराबर में ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करें और ऑल के बटन को क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। देखते हैं, देखो तो ये हमने पढ़ा था भाई द्रव्य का विभाजन दो आधार पर किया गया है, सही है। उनमें से भौतिक आधार हमने पढ़ लिया था, रासायनिक आधार हम पढ़ रहे हैं भाई। और रासायनिक आधार पर दो भाग किए गए हैं, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को दो भागों में बांटा गया है, समांगी और विषमांगी। होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसे। और शुद्ध पदार्थ को दो भागों में तत्व और यौगिक, और इन्हें भी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया गया है। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं मिक्सचर यानी कि मिश्रण। तो आप हेडिंग लिख सकते हैं मिश्रण या मिक्सचर। तो देखेंगे, देखो मिश्रण या मिक्सचर क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना और एक एक बात में लिखाऊंगा आपको, सही है। तो देखेंगे, पहले आप समझ लें मिक्सर या मिक्सचर, मिश्रण या फिर मिक्सचर क्या होता है भाई, सही है। तो आप याद रखें दो या फिर दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ या द्रव्य को किसी भी अनुपात में मिला दें, आप किसी भी अनुपात में मिला दें तो जो नया पदार्थ प्राप्त होगा उसी को आप क्या कहेंगे, मिश्रण। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं आपको, जैसे आपने जल लिया और जल में नमक मिलाई, सही है भाई, फिर उसमें चीनी मिलाई, सही है। तो नमक और जल का मिश्रण भी मिश्रण ही होगा। उसमें चीनी मिला दोगे तब भी वो मिश्रण रहेगा, उसमें आप नींबू डाल दें तब भी वो मिश्रण रहेगा। चीनी और नमक की मात्रा या नींबू की मात्रा कितनी भी डाल सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वही बात है, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो जो नया पदार्थ प्राप्त होता है, तो जो नया पदार्थ प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, मिश्रण। आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है तो उसी को हम क्या कहते हैं भाई, मिश्रण कहते हैं। और यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, यह मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समांगी मिश्रण। क्या होता है भाई, समांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या होता है, देखो मैं लिख रहा हूं, आप भी लिख लें। वह विलयन सॉरी वह मिश्रण, वह मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण, जिसके प्रत्येक भाग के सभी गुण समान होते हैं, सभी गुण समान होते हैं, उन्हीं को हम समांगी मिश्रण कहते हैं, उन्हीं को हम समांगी मिश्रण कहते हैं। क्लियर है भाई। तो देखेंगे, देखो जैसे चीनी और जल, सही है, तो ये क्या बनेगा भाई, मिश्रण, सही है। चीनी प्लस जल और नमक मिला सकते हैं आप, तब भी क्या बनेगा, मिश्रण। तो इसके सभी भाग के गुण एक समान होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। आप याद रखना भाई, चीनी और जल मिलाएंगे तो प्रत्येक भाग, जैसे आपने एक बीकर लिया है, सही है, इसमें पूरे में चीनी और जल का मिश्रण है, तो नीचे से पी लें तब भी मिश्रण मीठा होगा, ऊपर से पी लें तब भी मिश्रण मीठा होगा। क्या कोई अंतर होगा, नहीं होगा भाई। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं इन मिश्रण को हम क्या कहते हैं, नोट करके लिखें, समांगी मिश्रण को नोट करके लिखें, समांगी मिश्रण को विलयन भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, विलयन भी कहते हैं।
तो याद रखेंगे समांगी मिश्रण को एक नाम और दिया गया है विलयन। क्लियर है। अब इसमें दो चीजें और पूछी जाती हैं। सही है, मैं समझाता हूं, देखो आपको वो चीजें आप लिखते हुए चलना भाई और बिल्कुल वैसे ही लिखते हुए चलना जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा कि जैसे चीनी और जल जब हमने मिलाए तो कैसा मिश्रण बना, समांगी। कैसा मिश्रण बना भाई, समांगी मिश्रण। और समांगी मिश्रण को ही हम क्या कह रहे हैं, विलयन। किस नाम से जान रहे हैं भाई, विलयन। तो इतनी बात तो समझ में आ रही होगी। और देखो हमने ये भी पढ़ा भाई विलयन के कितने भी घटक हो सकते हैं। घटक का मतलब उसके जो अवयव होते हैं। जैसे अभी दो घटक वाला हमारे पास लिखा हुआ है मिश्रण, चीनी और जल। इसे घटक फर्स्ट कह सकते हैं आप, समझें इस चीज को और ऐसे ही लिखते चलें। इसे घटक टू कह सकते हैं। तो कितने घटक हैं इसमें, दो घटक, तीन भी हो सकते हैं, इसमें नमक मिला दो, चार भी हो सकते हैं और कुछ मिला दो इसमें। तो इस प्रकार से दो या दो से अधिक घटक हो सकते हैं। लेकिन हमारे सिलेबस में केवल दो घटक वाले विलयन हैं, केवल दो घटक वाले विलयन हैं, इन्हीं को हमें पढ़ना है। सही है। इन विलयन को कहते हैं द्विअंगी विलयन। किस नाम से जानते हैं भाई, द्विअंगी विलयन। तो आप याद रखेंगे मुख्य रूप से हमें कौन से विलयन पढ़ने हैं, द्विअंगी विलयन पढ़ने हैं। और द्विअंगी विलयन के जो अवयव या घटक होते हैं उन्हें नाम दिया गया है, जैसे विलय और विलायक। किस नाम से पुकारते हैं इन्हें, विलय और विलायक। ये मिलकर बनते हैं विलयन। यानी कि अगर कोई विलयन द्विअंगी है, दो घटक हैं, तो उनमें से कोई एक घटक विलय होगा और दूसरा घटक विलायक। क्लियर है। अब आपको यह समझना है भाई कि कौन सा घटक विलय होगा और कौन सा घटक विलायक, कौन सा घटक विलय होगा और कौन सा घटक विलायक। क्लियर है। जैसे अगर हम विलायक की डेफिनेशन बताएं, सही है, तो आप बिल्कुल सीधे तौर पर लिखें जिसकी मात्रा ज्यादा हो, जिसकी मात्रा ज्यादा हो उसे हम विलायक कहते हैं। और जिसकी मात्रा कम हो, विलय, जिसकी मात्रा कम हो उसे हम क्या कहते हैं, विलय कहते हैं। क्लियर है। तो आप देख सकते हैं जैसे चीनी और जल, चीनी और जल में जल की मात्रा कितनी लेनी पड़ेगी आपको, ज्यादा। अगर जल की मात्रा ज्यादा नहीं लोगे तो चीनी उसमें घुल जाएगी क्या, नहीं। जैसे आप ये मानकर चल सकते हैं 1 लीटर आपने जल लिया और 10 ग्राम चीनी डाल दी उसमें। 1 लीटर जल में 10 ग्राम चीनी घुल जाएगी या नहीं, आसानी से घुल जाएगी भाई। लेकिन इसी के विपरीत अगर हम क्या करें, 100 ग्राम जल लें और 2 किलो चीनी डाल दें उसमें। 100 ग्राम जल में 2 किलो चीनी क्या घुल सकती है, कभी नहीं घुल सकती। चीनी क्या करेगी, जल को अवशोषित कर लेगी। चीनी क्या करेगी, जल को अवशोषित कर लेगी, उसमें घुलेगी नहीं, विलयन नहीं बनेगा भाई। तो क्लियर है। यानी कि जिस घटक की मात्रा ज्यादा होती है उसे विलायक कहते हैं, सॉल्वेंट। जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं, सॉल्यूट। तो आप क्या देखकर नहीं बता सकते, जल क्या होगा विलायक और चीनी क्या होगी, विलय। चीनी क्या होगी, विलय। क्लियर है भाई। तो इसमें केवल इतना ही देखना है हमें। अलग से हमारा चैप्टर है, फिर चैप्टर में हम पढ़ेंगे। क्लियर है भाई। अगला देखते हैं, हेडिंग लिखें बिस्मांगी हेडिंग लिखो बिस्मांगी विलयन। क्या लिखेंगे भाई, बिस्मांगी विलयन। देखेंगे, देखो बिस्मांगी विलयन क्या होते हैं। तो आप एक तरह से लिख सकते हैं जिसमें वह विलयन, या सॉरी बिस्मांगी विलयन नहीं, बिस्मांगी मिश्रण। क्या लिखेंगे भैया आप, बिस्मांगी हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं इसे। वह मिश्रण, वह मिश्रण बिस्मांगी मिश्रण कहलाएगा जिसके सभी भाग के गुण समान नहीं होते, समान नहीं
होते हैं। सही है। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, जब दोनों घटक एक दूसरे में अदृश्य विलीन ना हो, जब दोनों घटक एक दूसरे में अदृश्य विलीन ना हो, तब भी उस विलयन को क्या कहते, मिश्रण को क्या कहते हैं, विषमांगी विलयन। ये अदृश्य विलीन का मतलब क्या है, जैसे आपने देखा जल, जल में हमने चीनी घोली, घुलने के बाद क्या वो दिखाई दे रही है आपको कहाँ गई कहाँ नहीं गई। जैसे आपने दूध, दूध में पानी मिलाया, क्या पानी आपको दिखाई दे रहा है दूध में कहाँ चला गया, नहीं दिखाई दे रहा भाई। लेकिन अगर आप क्या करें, जल के ऊपर तेल डाल दें, जल के ऊपर खाने वाला तेल डाल दें, तो क्या आपको दिखाई नहीं देगा, क्या दोनों मिल सकते हैं, कभी नहीं मिल सकते भाई। तो इस प्रकार के मिश्रण जिसमें प्रत्येक सभी, जिसके सभी भागों के गुण एक समान ना हो, या फिर वो अदृश्य विलीन ना हो, या अदृश्य विलीन ना हो, तो इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं, आपके विषमांगी मिश्रण। जैसे जल और रेत, जल और रेत का मिश्रण। सही है। जैसे दाल, दाल और कंकड़ का मिश्रण। सही है। जैसे और देख सकते हैं आप चीनी नमक का मिश्रण, चीनी नमक का मिश्रण। दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, मिल नहीं सकते भाई। और भी बहुत सारे ले सकते हैं, तेल और जल का मिश्रण, तेल और जल का मिश्रण, ये सारे इसी के एग्जाम्पल हैं। क्लियर है। तो देखो इसी के नीचे नोट करके एक चीज और लिख ले भाई जो मिश्रण होते हैं उनमें से घटक को पृथक करने के लिए बहुत सारी विधि अपनाई जाती है। कहने का मतलब ये है, आपके पास कोई ऐसा मिश्रण है जिनमें से दोनों घटक को अलग अलग करना है, तो उसे अलग करने के लिए बहुत सारी विधि अपनाई जाती हैं। ये आपके चैप्टर में है, हर एक विधि को अलग अलग हमें पढ़ना है, लेकिन अभी केवल समझ लें, अलग से उन चीजों को पढ़ेंगे भाई। सही है। तो आप लिख सकते हैं मिश्रण से उसके घटक को पृथक करने की कई विधि हैं। क्लियर है भाई। जैसे देखो ये वाला मिश्रण है, आप इस वाले मिश्रण को लें, तो कंकड़ को अलग करने के लिए आप क्या करते हैं भाई, अगर दाल खरीद के लाते हैं या चावल खरीद के लाते हैं, उसमें कंकड़ पत्थर कोई होती है, तो कैसे अलग करते हैं, बीन कर, अरे बीन कर ही तो करते हैं। तो एक तो विधि ये हो गई कि बीन कर, सही है, बीन कर या चुनकर पृथक करना, एक विधि ये हो गई। जैसे आपके पास ये मिश्रण है, तो इसमें कौन सी विधि अपनाएंगे, आप खुद बताएं। इसमें चीनी और नमक, चीनी देखो मोटी होती है, नमक पतली, तो इसे छान सकते हैं आप, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, जल और रेत, अगर कपड़े के ऊपर जल और रेत का मिश्रण आप डाल दें तो जल नीचे निकल जाएगा, रेत ऊपर। यानी कि दूसरी विधि क्या हो सकती है पृथक्करण की, छानने के फलस्वरूप इसे अलग कर सकते हैं। किस प्रकार से, छानने के फलस्वरूप इसे पृथक कर सकते हैं। और भी बहुत होती हैं, आपको मैं डायरेक्ट लिखा देता हूं। जैसे दो विधि हो गई, चुनकर अलग कर सकते हैं, छानकर अलग कर सकते हैं। तीसरा प्रभाजी आसवन के द्वारा। सही है। और भी बहुत सारी विधियां हैं, तो यही दो तीन आप लिख ले भाई। तो आगे की चीज पढ़ते हैं इसके बाद। इतना क्लियर है, ये चीजें अलग से हैं हमारे चैप्टर में, अलग से हमें पढ़नी पड़ेंगी भाई। क्लियर है। अगला देखो शुद्ध पदार्थ हम पढ़ रहे हैं। अगला क्या पढ़ रहे हैं, शुद्ध पदार्थ। तो देखें ध्यान से, यहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखेंगे। देखो शुद्ध पदार्थ क्या होता है भाई, शुद्ध पदार्थ, तो ध्यान से समझें। शुद्ध पदार्थ उस पदार्थ को कहते हैं, या फिर आप ये कह सकते हैं शुद्ध पदार्थ वे होते हैं जिनका संगठन समान हो। सही है। और गुण समान हो। सही है। तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं भाई, वे पदार्थ शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं जिनका संगठन और गुण दोनों समान हो, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। जैसे जल,
आप एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जल। तो जल कितना भी अधिक मात्रा में आप लें, जल कितना भी अधिक मात्रा में लें, केवल किन कणों से मिलकर बना होगा, H2O। H2O के अलावा और कोई कण इसमें होगा ही नहीं। तो सभी गुण कैसे होंगे, समान, और संगठन कैसा रहेगा, जैसा H2O का। जैसे नमक आपने ले लिया, जैसे नमक आपने ले लिया, तो नमक में सभी के गुण क्या होंगे, बिल्कुल एक समान। अरे NaCl ही तो होगा पूरा नमक, चाहे इतना सारा नमक ले लो या इतना नमक, सभी किससे मिलकर बने होंगे, NaCl से। इसी प्रकार से आप दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे और कुछ भी ले सकते हैं भाई। जैसे आपने सोडियम का तत्व ले लिया, सोडियम का तत्व, तो सोडियम के तत्व में भी प्रत्येक भाग किसका होगा, सोडियम का ही होगा या नहीं होगा। तो आप समझ सकते हैं, देखो क्लियर है भाई। तो आप नई लाइन से लिखें, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, शुद्ध पदार्थ मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पहला तत्व और दूसरा यौगिक, तत्व और दूसरा यौगिक। क्लियर है भाई। तो इनमें से सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम तत्व। तो हेडिंग लिखें तत्व, या इसे एलिमेंट कहते हैं। किस नाम से जानते हैं भाई, एलिमेंट या फिर तत्व। तो लिखेंगे तत्व क्या होते हैं। तो तत्व है किसका भाग ये बताओ, शुद्ध पदार्थ का। तो बेशुद्ध पदार्थ, बेशुद्ध पदार्थ जिनके प्रत्येक परमाणु, प्रत्येक परमाणु का परमाणु क्रमांक समान हो। सही है, ये डेफिनेशन है इसकी। तत्व किसे कहते हैं, तत्व बेशुद्ध पदार्थ होते हैं जिनमें प्रत्येक का परमाणु क्रमांक समान हो, तत्व कहलाते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जितना भी द्रव्य है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और उन छोटे छोटे कणों को किस नाम से जाना जाता है, परमाणु। क्लियर है। तो जैसे आप ये मान सकते हैं, ये एक तत्व है, मान लो सोडियम का तत्व है। ये किसका तत्व है भाई, सोडियम का। ये तो आप जानते होंगे, 9th 10th में पढ़ा है भाई। सोडियम को क्या लिखते हैं, Na लिखते हैं या नहीं, तो आप जानते हैं। तो अगर इसका हम कोई तत्व ले रहे हैं, तो तत्व असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, तत्व असंख्य कणों से मिलकर बना होता है, और इन कणों को किस नाम से जानते हैं, परमाणु। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होंगे। ये किससे मिलकर बने होंगे भाई, छोटे छोटे कणों से, जिन्हें हम नहीं गिन सकते। तो इसमें से कोई सा भी कण निकाल लें, वो परमाणु होगा, और उसका परमाणु क्रमांक आप जानते हैं सोडियम का कितना होता है, 11। तो कोई सा भी कण निकालेंगे, उसका परमाणु क्रमांक हमेशा कितना निकलेगा, 11 ही निकलेगा, और कोई सा परमाणु क्रमांक उसका नहीं हो सकता। क्लियर है भाई। दूसरा हेडिंग लिखेंगे, देखो यौगिक। यौगिक क्या होते हैं, कंपाउंड कहते हैं इन्हें। क्या कहते हैं भाई, कंपाउंड कहते हैं। यौगिक क्या होते हैं, समझें आप। जैसे जल, जल एक यौगिक है। तो जल में दो कण हैं, एक तो हाइड्रोजन का परमाणु और दूसरा ऑक्सीजन का। जैसे अमोनिया, NH3 अमोनिया, इसमें भी दो कण हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। पहले समझ लें, तो दो कणों को आपस में किसी विधि से जोड़ा जा रहा है। दो कणों को, यानी कि तत्वों के दो परमाणुओं को आपस में किसी विधि से जोड़ा जा रहा है, और इनमें अनुपात बिल्कुल निश्चित है, अनुपात बिल्कुल निश्चित है। ये बात याद रखें जरूर कि जल कब बनता है, जब हाइड्रोजन के दो और ऑक्सीजन का एक लिया जाता है। अमोनिया कब बनती है, जब नाइट्रोजन का एक और हाइड्रोजन के कितने लिए जाते हैं, 3। तो आप समझ गए भाई, जब दो या दो से अधिक तत्वों के, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, तो उसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है, यौगिक का। सही है। डेफिनेशन लिखें, जब दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करते हैं, रासायनिक संयोग करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं। एग्जाम्पल में लिख सकते हैं जल,
आप लिख सकते हैं अमोनिया, आप लिख सकते हैं मेथेन गैस, ये क्या है भाई, मेथेन गैस। क्लियर है? तो ये एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे तत्व किसे कहते हैं और यौगिक किसे कहते हैं। नई लाइन से लिखें, यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। यौगिक मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक तो कार्बनिक यौगिक और दूसरे अकार्बनिक यौगिक। एक तो कार्बनिक यौगिक होते हैं और दूसरे अकार्बनिक। तो देखो कार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, सही है, और अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, अकार्बनिक यौगिक कौन से होते हैं, तो इन्हें हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है भाई? कार्बनिक यौगिक जिनका निर्माण कार्बन परमाणु द्वारा होता है, या जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, या डायरेक्ट लिख दो, जिनका निर्माण कार्बन परमाणु के द्वारा होता है, या वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है। ऐसे भी लिख सकते हैं, वे यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु उपस्थित होते हैं क्या कहलाते हैं, कार्बनिक यौगिक। जैसे मेथेन हो गया, सही है, जैसे आपका यूरिया हो गया NH2CO NH2, ये भी एक कार्बनिक यौगिक है। जैसे चीनी हो गई, जैसे ग्लूकोज हो गया, ये सारे के सारे कार्बनिक यौगिक है। क्लियर है? लेकिन नोट करके लिख देना, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बोनेट आयन, ये पीछे लिखा दिया मैंने, कार्बोनेट आयन कार्बनिक यौगिक नहीं है, या इन्हें छोड़कर। क्या लिख सकते हैं भाई, इन सभी को छोड़कर। अगला हेडिंग लिखें अकार्बनिक यौगिक, तो कार्बन को छोड़कर जितने भी तत्व हैं उनके यौगिक। आप लिखें कार्बन को छोड़कर सभी तत्वों के यौगिक क्या कहलाते हैं भाई, अकार्बनिक यौगिक कहलाते हैं, और ये अकार्बनिक यौगिक के अंतर्गत ही आते हैं। सही है? कोई सा भी लिख सकते हैं, जैसे जल, सही है, जैसे आपका अमोनिया, जैसे आपकी अमोनिया के अतिरिक्त और कुछ भी लिख सकते हैं भाई, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं आपके, ये सारे के सारे अकार्बनिक यौगिक होते हैं। क्लियर है भाई? तो ये वाला पार्ट चैप्टर तो नहीं, ये वाली जो चीजें हैं हमने कंप्लीट कर ली हैं भाई द्रव्य के बारे में, और अगले वीडियो में नई चीजें पढ़ने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हर किसी को बताएं, स्कूल के जो फ्रेंड हैं, ट्यूशन के जो फ्रेंड हैं, हर किसी को इसके बारे में बताएं, चाहे 6ठी क्लास का हो, 12वीं क्लास का, या फिर परीक्षा की तैयारी करने वाला, नौकरी, सरकारी नौकरी की या प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाला, हर किसी को इस चैनल के बारे में बताएं और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो कैसी लग रही है आपको। थैंक यू।